हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात किया, उसके बाद हमने पार्टनरशिप के बारे में, जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, और अब हम आ गए हैं हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा। ये जो टॉपिक है वो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। एग्जाम के अंदर वेटेज 4 से लेकर 6 मार्क्स की यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। 4 से 6 नंबर तक का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि क्या चीज, क्या कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं, और क्या क्या इसके फीचर रहेंगे कंपनी का मतलब क्या होता है, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का मतलब क्या रहेगा, किस तरीके से नहीं। आइए एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे। देख, क्या होता है कि जब भी अब आपको बिजनेस करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए एक फॉर्म चाहिएगी। चाहे तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएंगे या पार्टनरशिप फॉर्म में करेंगे, या आप जॉइंट हिंदू फैमिली की जो फॉर्म है उसमें करेंगे, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में करेंगे, या कंपनी में करेंगे। कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में कंपनी एक खुद, ये मान लीजिए कंपनी है, कंपनी खुद एक एंटिटी मानी जाती है, सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो खुद चल नहीं सकता, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन जो जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग होता है उस तरीके से काम करेगा, इन द सेंस यानी कि जिस तरीके से डिसीजन लेना है डिसीजन लेगा। कंपनी खुद सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। सेपरेट जो होगा, ये सेपरेट फॉर्म यहाँ पर होता है। देख किस तरीके से कंपनी बनती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर हमको एक टायर की, मान लीजिए टायर है, इसकी एक कंपनी बना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी को तैयार करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इसके लिए हमको कंपनी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमको पैसे की रिक्वायरमेंट है। कंपनी इन द सेंस यहाँ पे पैसे, मनी की, फंड की रिक्वायरमेंट है। अब इस फंड को बेसिकली क्या करेंगे, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए की जरूरत है। हम इस कंपनी ने क्या किया, मान लीजिए कंपनी का नाम भी हमने रख दिया टीएस लिमिटेड हो गया जी। टीएस लिमिटेड के नाम से जान लेते हैं, ठीक है। टीएस लिमिटेड, अभी समझ लीजिए, सिर्फ नाम याद रखना कि टीएस के नाम से इसका नाम रखा गया है। 1 लाख रुपए की जरूरत है। मान लीजिए सपोज कि इन्होंने 1 लाख शेयर इशू किए, 1 लाख शेयर इशू किए एट द रेट 1 ईच, यानी कि 1 रुपए का। अब शेयर का मतलब क्या होता है, देखिए टर्म को समझना जरूरी है यहाँ पर। जब तक टर्म नहीं समझ में आएगी तब तक आप इस चीज को टैकल नहीं कर पाएंगे। देखिए शेयर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, शेयर का मतलब क्या है, शेयर का मतलब होता है कि एक पार्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट। देखिए कैपिटल का मतलब आपको पता है कि आपने पढ़ा भी होगा अकाउंट्स के अंदर। कैपिटल का मतलब कि जो पूंजी यानी कि जो कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, यानी कि 1 लाख रुपए जो चाहिए हमको, हमने उसको टुकड़ों में बांट दिया। हमने उसको क्या किया, टुकड़ों में बांट दिया। दैट इज अ शेयर, जिसको हम बोलते हैं शेयर जिसको बोला जाता है, जो कि पार्ट ऑफ कैपिटल है। तो हमने 1 लाख शेयर इशू किए मार्केट में, यानी कि हमने 1 लाख इस तरीके की पेपर छपवाए, उसके ऊपर लिखा 1 रुपए का हमारे पास ये रहेगा, और हमने क्या किया, पब्लिक में इशू कर दिया। अब पब्लिक में इशू करने के बाद, अब पब्लिक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर 1 लाख मेंबर्स जो थे, पर्सन या मेंबर कह लीजिए, वो लोगों ने क्या किया, जो 1 लाख मेंबर ने एक सबने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब यानी कि इस बिजनेस के 1 लाख मेंबर ओनर बन जाएंगे। ओनर कितने हैं, 1 लाख हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ओनर हो गया 1 लाख। कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर 1 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1 लाख रुपए उनको मिल गया। अब पैसा मिल गया, कंपनी चल जाएगी, कंपनी के पास फंड आ गया, कंपनी अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करेगी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। अब 1 लाख मेंबर, अब ओनर कौन होगा, किस तरीके से चलेंगे, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल सी टर्म ये रहेगी कि देखिए 1 लाख पर्सन है। अगर 1 लाख पर्सन मिलकर किसी फर्म को चलाने लगे, किसी
फर्म को या कंपनी को चलाने लगे तो उस सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। उस सिचुएशन के अंदर डिसीजन लेने की पावर 1 लाख बंदों से कैसे पूछी जाए, 1 लाख पर्सन से कैसे उनकी राय मानी जाए। तो वो 1 लाख जो पर्सन होंगे, 1 लाख पर्सन कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, जो मैनेज करते हैं उस कंपनी को। यानी कि जो टीएस लिमिटेड कंपनी होगी उसको मैनेज कौन करेंगे, जो सिलेक्टेड पर्सन होंगे। सिलेक्टेड पर्सन कहां से आएंगे, जो 1 लाख मेंबर होंगे। क्योंकि मेंबर्स के पास क्या होता है कि टाइम नहीं होता। मान लीजिए शेयर 1 रुपए का शेयर परचेज किया है, तो 1 रुपए के लिए ये थोड़ी ना कि अपना जो रूटीन के जो वर्क है या रूटीन का जो बिजनेस चल रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, डैमेज कर सकते हो। नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको डैमेज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो 1 लाख जो मेंबर होंगे वो लोग क्या करते हैं, कुछ सिलेक्टेड पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि जिनके पास कैपेबिलिटी होती है, जिनके पास नॉलेज होती है बिजनेस कंपनी को चलाने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, उस कंपनी को चलाते हैं। और 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट मिलेगा, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उससे बिजनेस से, वो उन 1 लाख मेंबर्स को के बीच में डिवाइड होने वाला है। यानी कि कंपनी के केस में जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना ली जाती है, पर्सन जो होता है अलग होता है, यानी कि जो मेंबर होंगे हमारे पास ये अलग है और कंपनी अपना अलग है। कंपनी अपना अलग है, टीएस लिमिटेड एक अलग फॉर्म में है और कंपनी के फॉर्म में अलग है। देखिए एक आप थोड़ा सा ये भी समझ सकते हैं कि देखिए 1 लाख मेंबर अगर है, 1 लाख मेंबर अगर मान लीजिए कंपनी को चलाने बैठे, यानी कि सुबह 8 बजे या 10 बजे जो भी टाइम पीरियड होगा कंपनी को ऑपरेट करने का, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करने का या उसको चलाने का, 1 लाख बंदे एक साथ वहां पर 10 बजे आ गए ऑफिस के अंदर, तो वो कैसे काम करेंगे, ये चीज भी समझने की है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कन्फ्लिक्ट ना हो या कोई डिस्प्यूट ना हो, उस सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंसेप्ट लेकर आए कंपनी एक्ट के अंदर। उसको हम पढ़ने वाले कि किस तरीके से टैकल होगा। तो कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी पब्लिक से फंड इकट्ठा करती है, उस फंड से बेसिकली क्या करेगी, उस फंड का यूज कर कर अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाएगी। प्रॉफिट कमाने के बाद जिन जिन ने फंड दिया है, जिन जिन पर्सन ने फंड दिया है, जो मेंबर बने हैं, उनको फंड के बदले में जो होगा उसको डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा। यानी कि प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, डिविडेंड बोला जाता है। तो डिविडेंड जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, किनके बीच में, मेंबर्स के बीच में। देखिए डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, देखिए इसने क्या बोला, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी। एज पर सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, देखिए कंपनी एक्ट 2013 से सारा का सारा जो सेक्शन है वो गवर्न होगा, कहीं और से नहीं। एज पर सेक्शन 220 ऑफ द एक्ट, ए कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। देखिए यहां पर अगर हम समझे, देखिए इनकॉर्पोरेटेड वर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड। देखिए इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होगा, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड, देखिए जो कंपनी होगी आपकी वो आपको रजिस्टर्ड करवानी कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं बनती। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएंगे, अंडर दिस एक्ट। देखिए दिस एक्ट का मतलब क्या होगा, कंपनी एक्ट 2013, जो कि लेटेस्ट जो भी हमारे पास है। और या फिर कह रहा है कि इसने बोला कि अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, कंपनी लॉ कौन सा था, 1956 भी था एक कंपनी एक्ट 1956, उसके अंदर। या ऐसी कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है अंडर दिस एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 के बाद या उसके अंदर, या उससे पहले अगर मान लिया कंपनी थी, तो वो भी कंपनी की डेफिनेशन में ली गई है। अब कंपनी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या है, देखिए आइए। देखिए इसने बोला कि कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटीज। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना ली जाएगी, एक फॉर्म बनाई जाएगी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो कि सेपरेट एंटिटी होगी, एंड हैज ए लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। जो स्टेटस होगा वो इंडिपेंडेंट, मेंबर उससे अलग रहेंगे, कंपनी अलग रहेगी। कल को कोई सिचुएशन होती है, यानी कि केस होता है, मान लीजिए कस्टमर ने केस कर दिया या सप्लायर ने केस किया, तो कंपनी पर केस होगा, ना कि मेंबर के ऊपर। मेंबर आर लाइबल ओनली अ सर्टेन अमाउंट तक ही लाइबल रहने वाले हैं। कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा, हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद की एंटिटी उसकी रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन के बारे में, कॉमन सील के बारे में, ये सब चीजें जो टॉपिक आ रहे हैं, जो वर्ड आ रहे हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डर, देखिए दो पर्सन के बारे में बात करते हैं। एक तो होता है शेयर होल्डर, कौन है, देखिए एक तो वर्ड आया शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, और एक आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए शेयर होल्डर का मतलब कौन से होंगे, देखिए अब
आपको समझ में आ रहा है। देखिए एक तो वर्ड इसके अंदर है शेयर और एक है होल्डर। शेयर और होल्डर, देखिए होल्ड करने वाला यानी कि होल्डर, और शेयर का मतलब कंपनी के शेयर को होल्ड करने वाला, यानी कि द पर्सन हु होल्ड द ओन द शेयर, कंपनी के शेयर जो ओन कर रहा है, जिसने परचेज किए हैं, दैट इज द शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ये मालिक माने जाते हैं। दीज आर द ओनरशिप इनके पास रहती है क्योंकि इन्होंने फंड लगाया है, कंपनी को फंड दिया है, पैसा दिया है। वहीं पर उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ये शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और ये जो करेंगे क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के ऑपरेशन को मैनेज करना किसकी ड्यूटी बनती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है। तो इसलिए बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या करते हैं, इनको चुनते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि शेयर होल्डर इतने सारी मात्रा में होते हैं, वो मिल्क चाहकर भी नहीं कर सकते, डिस्प्यूट होगा ही होगा। इसलिए उन्होंने सेपरेट पर्सन जो इलेक्टेड है, मान लीजिए इनको ये जो दे रखे हैं आपको, ये इलेक्ट कर रखे हैं, इस वही लोग क्या करेंगे, उसको काम को मैनेज करने वाले, उसको एक्टिविटी को चलाने वाले हैं। उसके बाद इसने बोला कैपिटल ऑफ द कंपनी के बारे में। देखिए शेयर का मतलब क्या है, यहां पर शेयर का मतलब क्या रहेगा कि हमने पढ़ा था ना शेयर क्या है, शेयर के बारे में तो हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल का एक पार्ट है जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड अ शेयर। मतलब मान लीजिए 1 लाख था तो 1 लाख को हमने 10,000 शेयर के अंदर बांट दिया, 10,000 टुकड़ों में बांट दिया, उसको 10 रुपए का एक है। विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर। बिल्कुल जी, हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक शेयर होल्डर से, एक्सेप्ट इन अ प्राइवेट कंपनी। देखिए अगर हम बात करें, आगे पढ़ेंगे, कंपनी दो तरीके की होगी कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में और प्राइवेट कंपनी के केस में दोनों में फर्क क्या रहेगा, पब्लिक कंपनी के अंदर जो होगा, पब्लिक जो होगा पार्टिसिपेट करती है, जो पब्लिक होगी आपकी वो पार्टिसिपेट करती है। लेकिन यहां पर प्राइवेट के केस में पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती। यहां पर आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो रिलेटिव होंगे या जो भी नियर डियर वाले होंगे, जो भी होंगे इन द सेंस जो भी होंगे, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि जो पब्लिक होगी, पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। हम आगे पढ़ेंगे उस चीज के बारे में, टाइप ऑफ द कंपनी में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर के बारे में। देखिए फीचर के बारे में क्या रहेगा, कंपनी अगर आप चला रहे हो तो क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले कहते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन। अगर हम बात करें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अलग पर्सन है। देखिए क्योंकि ये कैसे क्रिएट होती है, देखिए जैसे ही एक एंटिटी बनाई, उस एंटिटी का रजिस्ट्रेशन करवाते ही वहां से आपको एक सिन मिलता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन नंबर मिलता है वहां पे, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे ही वो मिला आपको, मिलते ही आपकी कंपनी जो होगी एक सेपरेट पर्सन मानी जाएगी। उसको हम पर्सन की उपाधि दे देंगे कि वो पर्सन है, वो एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। तो आर्टिफिशियल, जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है, एक तो होता है नेचुरल पर्सन जो सोच भी सकता है, चल भी सकता है, खा भी सकता है, पी भी सकता है, कुछ हर एक्टिविटी बेसिकली कर सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन क्या करेगा, वो क्रिएशन बाय लॉ है, लॉ ने उसको बनाया है, वो सिर्फ सर्टेन पर्पज के लिए काम करेगा, उसके पास पावर रहेगी काम करने की, लेकिन उसके ब्याह पे काम कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही काम कर सकते हैं। अगर पैसा लेना तो वो मान के चलेंगे कंपनी ने पैसा लिया, कल को मान लीजिए आर्टिफिशियल पर्सन का क्यों कहा गया, मान लीजिए पैसा लेना है, बैंक से पैसा लेना, 10 लाख रुपए का पैसा मनी आपको लोन जो है रेज करना है। अब कल को जो मनी रेज करेंगे तो बैंक क्या करेगा, मैंने कंपनी को पैसे दिए हैं, मैंने कंपनी को पैसे दिए हैं, ना कि मैंने किसी शेयर होल्डर को पैसे दिए। अब शेयर होल्डर किसको पकड़ेंगे, अब बैंक वाले शेयर होल्डर, मान लीजिए 1 लाख शेयर होल्डर, तो 1 लाख शेयर होल्डर से पैसा तो नहीं कलेक्ट करेंगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, वो कंपनी को एक पर्सन मानते हैं कि इस कंपनी ने क्या किया, हमसे 10 लाख रुपए लिए, हमने कंपनी से पैसा लेना है, तो कंपनी यहाँ पर पर्सन हमने बना दिया है। तो कहने का मतलब पढ़िए आइए, A company is creation of the law and exists independent of its member. मेंबर से अलग है, like a natural person की तरह। एक कंपनी कैन ओन अ प्रॉपर्टी जिस तरीके से हम परचेज कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है। इंकर ए डेप्थ, लोन ले सकती है, बोरो कर सकती है मनी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, sue और बी sued, बट अनलाइकली देम इट कैन नॉट बी ब्रीथ, ईट, रन,
टास्क एंड सो ऑन इट, इट इज देयरफॉर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए वो काम कर सकती है, केस वगैरह कर सकती है, बिजनेस चला सकती है, बट खा पी नहीं सकती, इसलिए हमने उसको आर्टिफिशियल पर्सन का नाम दिया है। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पढ़ा गया था नो सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में हमने फीचर में पढ़ा था। देखिए नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या था कि जो पर्सन होगा, यानी कि जो भी एक्टिविटी कर रहा है ओनर है और जो बिजनेस है, दोनों एक ही चीज है। यानी कल ने उस पर्सन ने कुछ डिफॉल्ट किया तो वो बिजनेस लाइबल रहेगा, उस बिजनेस ने डिफॉल्ट किया तो पर्सन लाइबल रहेगा। दोनों क्या है, एक ही चीज है, दोनों क्या है, एक ही दो, मतलब दो शरीर और एक आत्मा वाली बात है, यानी कि दो शरीर और एक आत्मा है। उसी तरीके से वो बिजनेस और जो ओनर है वो दोनों एक ही चीज थे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, कंपनी केस में सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है, जो शेयर होल्डर होंगे, वो लाइबिलिटी जो है लिमिटेड रहती है वहां पर उनकी। तो इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी इसलिए बोला गया क्योंकि डे टू डे ऑपरेशन जो होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा, वो आप अलग करेंगे। कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन हमने बता दिया कि अब अलग रहे, मेंबर उनसे अलग है, तो कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कंपनी की खुद रहने वाली है। इसलिए कहते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। इसने बोला कि फॉर्म द डे ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ए कंपनी एक्वायर एन आइडेंटिटी। जैसे इनकॉर्पोरेट वो आइडेंटिटी बन जाएगी, उसको एक बकायदा नंबर मिलेगा, नाम मिलेगा, उसको सब कुछ मिलने वाला है, उसका प्लेस मिलेगा जो भी है। डिस्टेंट फ्रॉम इट्स अ मेंबर, इट्स एसेट एंड द लायबिलिटी आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑन इट्स ओनर। The law does not recognize the business and the owner to be one on the same, one on and the same। जो ओनर है और जो बिजनेस है वो सेम नहीं माना जाता। उसके बाद फॉर्मेशन। देखिए कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा, लॉ ने बता रखा है कि आप देखिए सिंपल सी बात है, ये तो कंपनी एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेशन करवा लीजिए, जो कि क्या है, कंपलसरी है जी। वर्ड क्या है, कंपलसरी है। या फिर आप 1956 के अंदर अगर है तो सच कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आपने इनकॉर्पोरेटेड करवा कर वो आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज ए टाइम कंज्यूमिंग। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए तरह तरह के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, एफिडेविट देने पड़ते हैं। जो डायरेक्टर होंगे, जो मैनेज कर रहे होंगे, उनको एफिडेविट वगैरह देने पड़ते हैं, उनको डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ती है, तरह तरह की एक्टिविटीज जो है वो करनी पड़ती है। तो इसीलिए क्या बोला गया है, वहां पर जो है ये एक्टिविटी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग रहने वाली है, यानी कि एक्सपेंसिव रहेगा एंड कहते कि कॉम्प्लिकेटेड, कहते कि प्रोसेस आपकी रहने वाली है। इट इन्वॉल्व ए प्रिपरेशन ऑफ द सेवरल डॉक्यूमेंट एंड द कंप्लायंस विद सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट बिफोर इट्स कैन स्टार्ट द फंक्शनिंग। बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। देखिए परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, वही समझते हैं। देखिए हमको पता है जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि अगर इसकी डेथ हो गई तो बिजनेस जो होगा वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्लोज हो गया। लेकिन कंपनी के केस में, इन केस ऑफ द कंपनी, कंपनी के केस में कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि जिसकी डेथ नहीं हो सकती, यानी कि वो कंपनी चलती रहेगी, कंपनी जब तक कि आप बंद ना करें। तो इसलिए बोला कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि कंपनी जो कि चलती रहेगी जब तक कंपनी की कोई डिफॉल्ट ना करे या वाइंडिंग अप ना हो जाए। वाइंडिंग अप का मतलब है कि कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया, एक प्रोसेस कहते हैं कि टू बाइंडिंग द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, क्लोज द कंपनी, कंपनी को क्लोज करने के प्रोसेस को वाइंडिंग अप बोला जाता है। तो इसलिए बोला परपेचुअल, एक कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ द लॉ से बनी है, कैन बी ब्रॉट टू द एंड ओनली बाय द लॉ के द्वारा ही क्या होगी, नष्ट होगी। It will only a case to exist when the specified procedure for its closure called a winding up is completed. Member may come and member may go. मेंबर आते रहेंगे और मेंबर जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी जो होगी चलती रहेगी, बट कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, चलती रहेगी। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास कंट्रोल के बारे में। अब कंट्रोल की क्या बात करेंगे, कंट्रोल कौन करेगा। अगर हम बात करें कंट्रोल की तो कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल की बात करें तो मैनेजमेंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे। सिर्फ इतना लाइन याद रखना कि कंपनी के केस में जो कंट्रोल करने की पावर दी गई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दी है, जो अपॉइंटेड द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल फॉर रनिंग द बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है। लायबिलिटी, अब लायबिलिटी क्या रहेगी, देखिए जो पर्सन होंगे, देखिए लायबिलिटी रहेगी, देखिए लिमिटेड रहेगी। लायबिलिटी क्या रहेगी, सिर्फ एक चीज याद रखना, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी। जितना पैसा उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर शेयर की जो वैल्यू है 10 रुपए है, तो जो मेंबर होगा मान लीजिए 10 रुपए तक ही कितना लाइबल रहेगा, टू द एक्सटेंट, टू द
एक्सटेंट ऑफ ₹10 10 तक ही लाइबल रहने वाला है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज राम इज अ शेयर होल्डर। देखिए राम के बारे में बात कर, राम एक शेयर होल्डर है, 2000 शेयर उसने होल्ड कर रखे हैं, 10 का 1 है, ओके, यानी कि 20,000 रुपए की। अब 10 रुपए में से उसने 7 रुपए दे रखे हैं। कंपनी के उधर लाइबिलिटी देखिए, हिज लाइबिलिटी इन द इवेंट ऑफ द क्लोज और द लॉसेज और द कंपनी फेलियर टू पे द डेप्थ कैन ओनली अप टू 6,000 रुपए तक। यानी कितना ये लाइबिलिटी कैसे आई, यानी कि 2000 शेयर है 3 रुपए के हिसाब से, यानी कितना 6,000 रुपए की वैलिड आपकी लाइबिलिटी रहने वाली है। 6,000 रुपए तक की आप क्या रहेंगे, लाइबल रहने वाले हैं। तो इसलिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड रहेगी। कॉमन सील, कॉमन सील क्यों बोला गया, देखिए जब भी आपने देखा होगा कि चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो या कोई भी एक्टिविटी हो, कॉमन सील कहिए या फिर सिग्नेचर बोल सकते हैं, सिग्नेचर ऑफ कंपनी, कंपनी के सिग्नेचर इसको बोला जा सकता है। कंपनी का सिग्नेचर क्यों, देखिए जब भी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर क्या होता है कि आप साइन मारते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस पर्सन के साइन होते हैं, उस तरीके से कंपनी अब आर्टिफिशियल पर्सन, उसके हाथ तो है नहीं, अब ऐसे कब माना जाएगा कि कंपनी ने इसको अप्रूवल दे दिया, तो उसके लिए कॉमन सील का कंसेप्ट है इसके अंदर कि कॉमन सील के केस में क्या रहेगा, वो एक सील होती है किसी भी डॉक्यूमेंट पर, किसी भी एक्टिविटी जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हम लगा देते हैं, उसको कॉमन सील को अगर लगा दे तो उस सिचुएशन में वो डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा कंपनी ने क्या किया, साइन किया गया है। देखिए अगर हम समझे इस चीज को समझने की कोशिश करना, द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स बाय नेम इटसेल्फ, देयरफॉर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव ए ओन सील विच एक्ट एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ऑफिशियल सिग्नेचर ही मान लिया जाता है, ऑफिशियल सिग्नेचर ही आपका। कंपनी के केस में क्या है, रिस्क बियरिंग हो, लॉस होगा तो कौन बियर करने वाला है, यानी कि जो बियर करने वाला कंपनी ही करने वाली है। द रिस्क ऑफ द लॉस इन अ कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर, कितना, लेकिन वहां पर भी लिमिटेड ही है। देखिए दिस इज अनलाइकली द केस सोल प्रोप्राइटरशिप और द पार्टनरशिप फर्म वेयर वन और द फ्यू पर्सन रिस्पेक्टिवली बियर द लॉस इन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टी, ऑल द शेयर होल्डर इन अ कंपनी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द डेप्थ टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर। बेसिकली देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, ये वाला लाइन कहते टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, लेकिन वहां पर मतलब रिस्क बियरिंग के केस में क्या है कि यहां पर ठीक है अगर लाइबिलिटी अराइज होता है या पेमेंट करनी पड़ेगी तो आपके जो शेयर होल्डर होंगे वो लाइबल रहेंगे, लेकिन कहां तक, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, जितना उनका हिस्सा बनता है। अब हम बात करने वाले हैं मेरिट के बारे में। देखिए कंपनी के, अभी हमने मेरिट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे अगर हम कंपनी का यूज करें तो। सबसे पहले अगर हम बात करें, फटाफट थोड़ा देखना इस चीज को, लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए जो शेयर होल्डर होंगे बड़े खुश हो जाएंगे कंपनी की फॉर्म को देखते हुए, क्योंकि उनको लगेगा क्योंकि हमको पैसा जो है लिमिटेड ही देना है। अगर मान लीजिए कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए 10 रुपए के हिसाब से अगर 10 शेयर भी खरीदे तो यानी कि 100 रुपए तक का ही नुकसान है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या रहेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है वो आपको तकरीबन हर एक में आपको देखने को मिलता है। आगे द ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि अगर मान लीजिए ए पर्सन के पास अभी शेयर है, मान लीजिए ये शेयर इसके पास पड़े हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट है यानी वो बी को दे सकते हैं, बी को आगे ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रीली। इसलिए इसने बोला कि नंबर 1 कहते द ईज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप adds to the advantages of the investing in the company as a share of the public limited company can sold in the market and such can be easily convertible into cash in case of their need arise. This avoid blockage of the investment and the present the company as a favorable avenues for इन्वेस्टमेंट पर्पस। यानी कि आप जो शेयर है मान लीजिए अगर आपको नहीं चाहिए तो आप किसी और को दे दीजिए, या आपको उसको कैश में कन्वर्ट करवाना तो लिक्विडिटी भी आपको देखने को मिलती है, यानी कि ये बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि जो एग्जिस्टेंस है वो ये नहीं है कि एंड नहीं होगा, यानी कल को शेयर होल्डर के मन में अगर ये डर है कि क्या पता कंपनी बंद हो जाए, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसलिए उसने बोला है कि नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है। देखिए इसने बोला कि कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, डेथ से कोई इफेक्ट नहीं होगा।
डेथ के केस में, रिटायरमेंट के, रेजिग्नेशन के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में आपका जो शेयर होल्डर है बेसिकली वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि कंपनी जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि लॉ ने बनाई और लॉ के द्वारा ही ये खत्म हो सकती है। अगला आता है स्कोप ऑफ द एक्सपेंशन। देखिए कंपनी के केस में क्या होता है कि आपके पास जो एक्सपेंशन जो करना अपने को अपने बिजनेस का या अपने जो एरिया का, वो ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में या पार्टनरशिप के केस में या अदर जॉइंट हिंदू फैमिली के केस में वहाँ पर हमारे पास कैपिटल भी लिमिटेड थी, वहाँ पर हमारे पास मैन पावर लिमिटेड थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे। लेकिन हमारे जो कंपनी के केस में क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं, यानी कि तरह तरह के रिसोर्सेज है। बैंक भी अपने को लोन देने के लिए तैयार रहता है, कंपनी को लोन देना हो तो पब्लिक कंपनी को, तो उस सिचुएशन में कहते हैं कि आपके पास एक्सपेंशन का स्कोप बढ़ जाता है। एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ए कंपनी हैज ए लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स। फर्दर, कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज थ्रू द लोन फ्रॉम द बैंक, यानी कि पब्लिक से तो पैसा आएगा ही आएगा, साथ ही साथ बेसिकली आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली। दस देयर इज ए ग्रेटर स्कोप ऑफ द एक्सपेंशन। द investors are inclined to invest in a share because of the limited liability। देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से वहां पर इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेसिकली क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बिल्कुल जी, कंपनी की जो मैनेजमेंट है कोई एक पर्सन तो करेगा नहीं, ये कौन करे? कंपनी कैन अफोर्ड, देखिए टू पे द हायर सैलरीज टू द स्पेसिफाइड एंड द प्रोफेशनल्स बेसिकली। बिल्कुल जी, जो जो प्रोफेशनल होंगे, जिन्हों कंपनी के बारे में पता होगा। प्रोफेशनल कौन है यहाँ पर? अगर प्रोफेशनल की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे या मैनेजिंग डायरेक्टर्स रहेंगे, मैनेजर रहेंगे या WTD रहेंगे। ये जो होंगे बेसिकली कौन है? दीज ऑल आर द प्रोफेशनल्स है। अगर मान लीजिए सैलरी पे करें, देखिए सैलरी की अगर बात करेंगे ना तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 197 से गवर्न होता है। सेक्शन 197 जो अगर आप लिखते हैं एग्जाम के अंदर, वहां पर सैलरी के बारे में बात की गई है कि सैलरी किस किस तरीके से पे की जाती है। तो कहने का मतलब है आपके पास हाईली स्किल्ड पर्सन होंगे, आपके पास इतना पैसा है कंपनी के पास कि आप प्रोफेशनल को दे सकते हैं, जिससे आप उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है, ये जो सर्विसेज है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी कंपनी जो कि बेटर परफॉर्म करने वाली है। वही चीज इन्होंने बोली है, इट कैन देयरफॉर एम्प्लॉय अ पीपल हु आर एक्सपर्ट इन देयर एरिया ऑफ द स्पेशलाइजेशन। द स्केल ऑफ द ऑपरेशन इन अ कंपनी लीड टू डिवीजन ऑफ द वर्क। ईच डिपार्टमेंट डील विद द पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड हेडेड बाय द एक्सपर्ट। बिल्कुल जी, देखिए कंपनी के केस में क्या बोला इसने कि नंबर ऑफ हेड बने होते हैं, डिपार्टमेंट बने होते हैं, अंडरटेकिंग बनी होती है, तो हर हेड का, हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट स्पेशलिस्ट पर्सन होगा, तो वो अपने ही जो हेड होगा उसकी या स्पेशलिस्ट जो भी डिपार्टमेंट है उसके ऊपर काम करेगा, वर्क करेगा, जिसकी वजह से अब कंपनी को बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद हम लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन के केस में देखिए जहां पर किसी चीज के फायदे हैं तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले लिमिटेशन की अगर हम बात करें कंपनी केस में, देखिए आप खुद ही बताएंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉर्मेशन। हमने एक चीज पढ़ी थी, कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो इतना आसान नहीं है। वहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, उनको फाइलिंग करना, एफिडेविट्स लेना, डिक्लेरेशन फाइल करना, बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में या पार्टनरशिप के केस में अदर फॉर्म के अंदर आप डायरेक्टली कर सकते हैं बिजनेस को स्टार्ट। यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस करने के बाद आपको करना पड़ता है, तो इसलिए बोला गया कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन भी आप समझ जाएंगे, लैक ऑफ द सीक्रेसी। देखिए जहां पर पब्लिक कंपनी के केस में इतने ज्यादा अगर मेंबर है, अगर मान लीजिए 1 लाख मेंबर फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 लाख अगर शेयर होल्डर है, तो 1 लाख बंदों को वो बात पता चलेगी। जब इतने ही बंदों को पता चल गई, इतने पर्सन को पता चल गई, तो इन दैट सेंस कि वहां पर सीक्रेसी तो नहीं रह सकती कि अगर आप कोई आप बात बताए और वो सीक्रेट रह जाए, ऐसा नहीं होगा। तो लैक ऑफ द सीक्रेसी बिल्कुल रहने वाली है। अगर हम इसको पढ़े थोड़ा देखना, द कंपनी एक्ट रिक्वायरिंग ईच पब्लिक कंपनी टू प्रोवाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम ए लेट ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू द ऑफिसर ऑफ द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। ROC को भी आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। कोई मीटिंग वगैरह होगी तो वो पब्लिकली होती है, जो मेंबर होंगे उनके सबके पास आपको देने पड़ेंगे। आपको अपनी बैलेंस शीट वगैरह ऑडिट करवानी पड़ेगी, MC की साइट पर अपलोड करनी पड़ेगी। डायरेक्टर्स को अपनी डिक्लेरेशन जो होगी वो साइन करनी पड़ती है, वो भी आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो तरह तरह की फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती है, जो कि आपको गवर्नमेंट की साइट पर या किसी अन्य जो भी साइट होगी उसके ऊपर अपलोड करनी पड़ती है, आपको रिक्वायरमेंट रहती है करने की।
नेक्स्ट वन आता है इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। देखिए इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट का मतलब क्या रहेगा, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। देखिए अब जैसे ही सेपरेशन ऑफ ओनरशिप हुआ, देखिए सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट लीड टू अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लैक ऑफ द एफर्ट्स एंड वेज अ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। देखिए जब जहां पर अगर पावर को अलग अलग किया गया है, यानी कि हमने काम को बांट दिया, हमने कहा कि ओनरशिप शेयर होल्डर के पास रहेगी, मैनेजमेंट करने की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रहने वाली है। अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट यानी कि काम करने का लैक ऑफ एफर्ट्स। क्या पता ऐसा हो सकता है कि ऑफिसर अपने खुद के पर्सनल के लिए काम करे और जो एक्टिविटी करनी है वो खुद के बेनिफिट के लिए करे। ये जो एफर्ट्स है, मान लीजिए कोई एफर्ट्स करने हैं, क्या पता उनको वो ना करे। कोई डील करनी है, उनको लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर डील करने में हमको ज्यादा एफर्ट्स लगने वाले हैं, हमको प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो क्या पता वो जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट उस एक्टिविटी को करे ही ना, उस ट्रांजेक्शन को करे ही ना। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो वर्क इन्वायरमेंट है वो इम्पर्सनल रहने वाला है, सही नहीं रहेगा। द लार्ज साइज ऑफ द कंपनी फर्दर मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ओनर एंड द टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन ए पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉई, कस्टमर एंड द क्रेडिटर। जो टॉप मैनेजमेंट रहेगी वो खुद के कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करेगी ताकि उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाए। तो इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है। देखिए वही चीज आ गया न्यूमेरियस रेगुलेशन। न्यूमेरियस रेगुलेशन के अंदर आपको डिफरेंट एजेंसीज होती है, उनको सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ेगा, जैसे रजिस्ट्रार हो गया, सेबी हो गया, या इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो जाएगा, जीएसटी का नंबर हो गया, तरह तरह की एक्टिविटी। ई वे बिल अगर निकालना तो ई वे बिल से रिलेटेड जो नंबर है आपको ई वे बिल नंबर लेना पड़ेगा, या फिर एक्साइज जो एक्ट अगर आपके ऊपर लग रहा है तो एक्साइज एक्ट वैट हो गया, सीएसटी हो गया। तरह तरह की जो एक्टिविटीज है वो, अगर मान लीजिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो कस्टम का रेगुलेशन हो गया, तो उन रेगुलेशन को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है, ये बर्डन रहेगा। एक कंपनी इज बर्डन विद न्यूमेरियस रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंक्लूडिंग ऑडिट, वोटिंग, फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट एंड द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स वगैरह आपका आ जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या फॉलो करना पड़ता है, कंपनी एक्ट 2013, साथ में उसके रूल्स होंगे, साथ में रेगुलेशंस होंगी, ये सब आपको फुलफिल करना पड़ेगा। दैट इज द केस जहां पर आपको रेगुलेशन जो है बहुत ज्यादा फुलफिल करनी पड़ती है। देखिए जब आपको नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो गए ना, तो वहां पर डिले होगा, डिले इन द डिसीजन मेकिंग होगी, बिल्कुल होगी। कोई हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा। अब डिसीजन लेने के लिए क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। देखिए अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो अगर डिसीजन लेना तो वो कब लेंगे, मोर देन अगर 50% से ज्यादा अगर एग्री हो, या फिर शेयर होल्डर की बात करें जनरल मीटिंग के अंदर मोर देन 50% अगर ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास करना हो, जो आप रूटीन के काम के लिए करते हैं। अगर कोई स्पेशल चीज के लिए चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, जहां पर मोर देन 75% आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि डिसीजन अगर जहां पर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है तो डिसीजन लेने की जो पावर है वो भी कम होने वाली है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एमसीक्यू के लिए भी लगा सकते हो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए एग्जाम के लिए। ओलेरिक मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए इस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट जो होगा दैट इज अ मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या होगा कि द बोर्ड और डायरेक्टर एज सच इंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर विच दे समटाइम यूज इवन कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। ये लाइन को सिर्फ याद करना ना, या फिर हाईलाइट कर लेना। देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, शेयर होल्डर जो होगा, देखिए जो पावर है, देखिए कितनी बड़ी कंपनी है उसकी जो पावर है वो किसके हाथ में है, एक जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके हाथ में रहेगी पावर। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब पावर फ्यू पर्सन के हैंड में है, हाथ में चली गई है, तो वो अपने बेनिफिट के लिए करे, ऐसा भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब इसने बोला कि इट लीड टू रूल बाय अ फ्यू, मतलब जो कंपनी है वो रूल कौन कर रहा है, कुछ लोग ही कर रहे हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कर रहे हैं। तो हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो अपने बेनिफिट के लिए काम करे, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन आता है कंफ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। बिल्कुल जी, जब देखिए अब अगर हमने ऊपर पढ़ा डिले इन द डिसीजन मेकिंग, अगर डिले कब होगा, जब आपके बीच में कंफ्लिक्ट अराइज होगा। तो कंफ्लिक्ट का मतलब क्या होगा कि देयर मे बी अ कंफ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, द एम्प्लॉय ऑफ फॉर एग्जांपल मे बी इंटरेस्टेड इन अ हायर सैलरी, कंज्यूमर डिजायर हायर क्वालिटी ऑफ द लोअर प्राइस,
and the shareholder want to higher return in the form of the dividend and increase in the intrinsic value of their share, and these demand pose a problem in the managing the company as it often become difficult to satisfy the diverse इंटरफेस। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कंफ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। मान लीजिए परचेज जो होगा, देखिए अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल से समझने इसको, आइए देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डर आया 10,000 यूनिट का, 10,000 यूनिट का, यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर होगा, मार्केट का जो पर्सन होगा, मैनेजर जो होगा, उसने कहा कि ठीक है इतने का करना है, यानी कि ऑर्डर के लिए आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। इसने क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि देखिए 10,000 यूनिट अपने को तैयार करनी है। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने आगे रॉ मटेरियल वाले को बोला कि रॉ मटेरियल परचेज करके दो। मान लीजिए एक के अंदर 10 किलोग्राम लग रहा है, यानी कि उसने बोला कि 1,00,000 किलोग्राम जो होगा आप रॉ मटेरियल परचेज करके दो। अब रॉ मटेरियल वाले को लगता है कि 1,00,000 किलोग्राम जो मटेरियल है वो भी परचेज नहीं कर पाएगा, उसको लगता है उसकी स्टडी के हिसाब से कि हमको 1,20,000 किलोग्राम बना लेना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं 10,000 यूनिट ही हमको बना के देनी है। वो कहते हैं कि 10,000 यूनिट हमको मार्केट में बेचनी है। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि नहीं, हमारी स्टडी के हिसाब से हम एक बार में 8,000 यूनिट ही बना सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो ज्यादा मटेरियल परचेज कर रहा है, ये 8,000 यूनिट, लेकिन मार्केट में 10,000 यूनिट चाहिए। तो यहाँ पर कंफ्लिक्ट यहाँ पर अराइज हो जाएगा तीनों डिपार्टमेंट के बीच में। तो इसलिए बोलता है कि कंफ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट जो होगा यहाँ पर अराइज हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन रहती है, जितना ज्यादा आपके पास डिपार्टमेंट्स रहेंगे, जितने ज्यादा आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज रहेगी, उतना ज्यादा कंफ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। अब टाइप ऑफ द कंपनी, देखिए कंपनी के बारे में हमने बताया था कि दो तरीके की कंपनी है, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी जिसमें पब्लिकली इंटरेस्टेड होती है, पब्लिक जो सब्सक्राइब करती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या रहेगा, दैट इज नॉट ए पब्लिक कंपनी, जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो होगा बेसिकली रिस्ट्रिक्शन रहेगी ट्रांसफर ऑफ शेयर को लेकर, और जो शेयर जो होंगे वो किनके पास जाएंगे, रिलेटिव के पास जाते हैं, रिलेटिव के पास जाएंगे, जो भी नॉन में होंगे उनके पास ही जाने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में। देखिए प्राइवेट कंपनी की 3 विशेषताएं रहेगी, 3 चीजें रहेगी। फीचर की बात करें तो नंबर ए बी सी। नंबर ए की बात करें, देखना इतना बड़ा ए। नंबर रिस्ट्रिक्शन द राइट ऑफ द मेंबर टू ट्रांसफर द शेयर। जिस तरीके से पब्लिक कंपनी के केस में आपने देखिए उसने पढ़ा था, पब्लिक कंपनी के केस में देखिए, आइए मैं बताता हूं आपको। ये बी पॉइंट, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है, यानी कि आप शेयर जो होंगे ए के पास है तो बी को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन यहां पर प्राइवेट के केस में क्या बोला, इसने बोला कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द मेंबर टू ट्रांसफर द शेयर, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा, मेंबर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर आपके हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड द पास्ट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को छोड़कर। एम्प्लॉय को छोड़ने के बाद जो मेंबर होंगे 2 से लेकर 200 तक हो सकते हैं। सी बोलते हैं डज नॉट इनवाइट अ पब्लिक टू द सब्सक्राइब द शेयर, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा समझना ही है। और क्या है, द फॉलोइंग आर द सम एरिया प्रिविलेजेस टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज अगेंस्ट द पब्लिक कंपनी। क्या इसे बोला कि पढ़ते हैं, देखिए पब्लिक कंपनी कैन बी फॉर्म्ड बाय ओनली अ 2 मेंबर वेयर द 7 पीपल्स आर नीडेड टू बी फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। बिल्कुल, पब्लिक कंपनी के केस में 7 पर्सन आपको मिनिमम चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में 2 पर्सन ही की रिक्वायरमेंट रहने वाली। ये एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहेंगे 1 to 2 मार्क्स के लिए यहां से आ सकता है। थोड़ा सा समझ लो, सिर्फ पढ़ना ही, रीड करना है। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 मेंबर एटलीस्ट वर्ड यूज किया गया है, और वहां पर 7 पीपल यूज किया गया है, 2 और 7। अच्छा, जो प्राइवेट कंपनी कहते हैं कि नो नीड टू इश्यू ए प्रोस्पेक्टस एज ए पब्लिक इज नॉट इनवाइट टू सब्सक्राइबर टू द शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। देखिए प्राइवेट कंपनी के केस में आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में चाहिएगा। अलॉटमेंट ऑफ द शेयर कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट ए बिजनेस एज सुन एज इट रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही आपको सिन मिला, सिन मिलते ही आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। किस केस में, प्राइवेट के केस में। स्टार्ट
लेकिन पब्लिक के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर्स भी शेयर मार्केट में इशू करने पड़ेंगे। देखिए शेयर इशू होंगे। अच्छा, मिनिमम कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना होना चाहिए, वो सब्सक्राइब होंगे, उसके बाद पेमेंट होगी, फिर जाकर फंड आएगा, फिर जाकर अपना एक्टिविटी शुरू होगी, वरना नहीं होती। और इसमें नेक्स्ट वन बोलता है, लास्ट वन, ए प्राइवेट कंपनी नीड टू बी हैव ओनली 2 डायरेक्टर एज अगेंस्ट द मिनिमम 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी। देखिए डायरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्शन, जस्ट फॉर नॉलेज, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 और कंपनी एक्ट में भी जो चैप्टर है, चैप्टर रहेगा आपका 11, अपॉइंटमेंट, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। इसके अंदर हम पढ़ते हैं, वहां उन्होंने बोला है कि देखिए प्राइवेट के केस में, अगर प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक के केस में 3 डायरेक्टर और ओपीसी 1% कंपनी के केस में 1 डायरेक्टर आपको रिक्वायरमेंट रहेगा ही रहेगा। तो वहां पर उसकी ड्यूटी रहेगी कि, और मैक्सिमम कितने रख सकते हो, यहाँ पर बोला गया कि मैक्सिमम 15 आप डायरेक्टर रख सकते हो। ठीक है जी, वही इसने बोला है कि हैज ए मिनिमम 7 मेंबर, नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम। पब्लिक कंपनी के केस, अब आता है पब्लिक कंपनी, सॉरी देखिए अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी के केस में क्या रहेगा, आइए, प्राइवेट के बाद पब्लिक कंपनी में बोला गया कि मिनिमम 7, देखिए मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम इनफाइनेट रहेगा। कितने ही बंदे ले आइए, वहां पर तो 200 की लिमिट थी, 2 से 200, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। और हैज नो रिस्ट्रिक्शन द ट्रांसफर, कितने मर्जी शेयर ट्रांसफर कीजिए। और नो इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक से आप पैसा ले सकते हो, यानी कि उसका जो है अपोजिट ही हो गया बिल्कुल। अब इसके बाद डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं, डिफरेंस पढ़ के आ रहा है, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेसिस, पब्लिक कंपनी के केस में देखिए मेंबर हमने पढ़ा था मिनिमम 7 से लेके मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से लेके 200 हो सकते हैं। डायरेक्टर यहाँ पर 3 पब्लिक केस में और प्राइवेट के केस में 2। इंडेक्स ऑफ द मेंबर, देखिए इंडेक्स यानी कि मेंबर कौन कौन है, किस तरीके से, उस चीज के बारे में बोलता है। तो यहाँ पर कंपलसरी रहने वाला है, यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है। ट्रांसफर, पब्लिक केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी मर्जी से कभी भी आप ट्रांसफर कीजिए, बट प्राइवेट के केस में रिस्ट्रिक्शन रहेगी। अच्छा, सब्सक्राइबर के बारे में बात करते हैं पब्लिक के अंदर। पब्लिक केस में इनवाइट करते हैं हम, कैन इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक से पैसा लेना, और वहीं पर कैन नॉट इनवाइट, प्राइवेट के केस में नहीं, हम बाहर से पैसा नहीं रेज कर सकते। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का वो कंप्लीट होता है। कंपनी के बारे में पढ़ा, एक अच्छा चैप्टर जो कि एक वेटेज देता है हमारे को 5 से 6 नंबर की। पूरा चैप्टर हमने रीड आउट कर लिया है, समझ लिया है क्या है क्या चीजें, फीचर के बारे में हमने पढ़ा, मीनिंग के बारे में पढ़ा। 4 से 6 नंबर तक आपके एग्जाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो होगी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको